हेलो दोस्तों, बन्ने सिंह लांबा यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जहां आज हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इस क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रत्येक अनुच्छेद को याद करने की ट्रिक के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए हमारी आज की क्लास शुरू होती है। चलिए पहली बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लेके कहां से आए थे? हमारे मूल संविधान में इनको कहां से लेके आए थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमको कहां से लेके आए थे? आयरलैंड से लेके आए थे। और राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लेके आए तो ये संविधान के कौन से भाग में वर्णित थे? इस संविधान के 4 भाग में वर्णित किया गया था इनको। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक कौन से भाग में वर्णित है, तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 इनका वर्णन किया गया है। 36 to 51 इनके बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य में किसकी स्थापना करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है राज्य में आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना करना। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहां मौलिक अधिकार क्या करते हैं? जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक समानता की स्थापना करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। इनका अगला उद्देश्य, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसको याद करना कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के द्वारा इसका उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। अब इनको याद करने के ट्रिक, इसके 36 से 51 तक हम एक ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद याद करेंगे। वो ट्रिक है, काने पद से प्रश्न ना करे, शशि जाप करुणा सर से करना शांति होगी। अगर आपको ये 2-3 बार पढ़ोगे, इजी वे में ये याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से सभी अनुच्छेद हम अच्छी तरह याद करेंगे। इन अनुच्छेदों के अंदर है क्या, वो सब मटेरियल हम याद करेंगे। चलिए पहली बात हमारा आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 और 37 को आप इस ट्रिक के अलावा पढ़ना पड़ेगा। 36 और 37 को इसके ट्रिक के अलावा पढ़ना पड़ेगा। 36 में क्या बता रखा है? 36 में बता रखा है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा बता रखी है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है आपको पता होना चाहिए। जहां मूल अधिकारों में क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा पढ़ी थी, वो ही नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 36 में देखने को मिलती है। यानी 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य से तात्पर्य क्या है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, संसद, राजस्थान सरकार यानी राज्य सरकार, ऑब्लिक या यूं कह सकते हैं विधान, राज्य में विधानमंडल। इसके अलावा जितने भी पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों, वे सभी पदाधिकारी जो नियम, विनियम, सर्कुलर, परिपत्र, अधिसूचना, नोटिस, सूचना पत्र आदि जारी करते हैं, वे सभी पदाधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वे सभी संस्थाएं जो राज्य द्वारा या वित्त पोषित होती हैं, राज्य द्वारा वित्त पोषित होती हैं, वो सब राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि अनुच्छेद 12 और 36 में जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 36 है। इसके अलावा अनुच्छेद 37 को भी याद करें। कैसे करें? देखो 37, इसके बाद हमारी ट्रिक बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 37 में है कि ये नीति निर्देशक तत्व है। ये क्या नहीं है? इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, क्योंकि इनके माध्यम से अगर न्यायालय में जाके इनकी हम लागू नहीं करवा सकते। मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद आप लागू करवाने के लिए जाओगे, लेकिन नहीं करेगा। आप जैसे से आगे बढ़ोगे 37 को आराम से समझ पाओगे आप कि 37 में क्या बताया गया है। 37 में बताया गया नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता है।
ये राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए इसके ऊपर राज्य के नीति निर्देश तत्वों को केटी शाह, एक व्यक्ति था, इस केटी शाह ने कहा कि ये ऐसे चेक हैं जो राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये कोटेशन याद कर लेना केटी शाह का कि ये ऐसा चेक है जो राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, जो राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जब भी भारत के सामने अनुकूल परिस्थितियां आए तो इन नीति निर्देश तत्वों को लागू करने का भारत सरकार प्रयास करे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो केटी शाह के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इस ट्रिक के माध्यम से सभी अनुच्छेद याद करने की तरीके। सुनिए, आप आराम से सुनिए, आपको मैंने जो बताया ना वो सब बातें क्लियर हो जाएंगी इजी वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। का मतलब होता है यहाँ कल्याणकारी राज्य, है ना, कल्याणकारी राज्य, यानी कल्याणकारी का मतलब होता है लोक कल्याणकारी। एक ही बात है, कल्याण में जुड़ा है ना, कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38 में। अब 38 लगातार पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 38 में का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये आर्टिकल 36 में दे रखा है। कैसे याद करना? न्याय से मतलब न्याय, न्याय से किसको याद करोगे? न्याय को ज्ञात करोगे। किसको याद करोगे? न्याय को ज्ञात करोगे। न्याय से हम न्याय याद करते हैं, और न्याय कई प्रकार का न्याय दिया गया 39 में। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 के प्रत्येक अनुच्छेद को याद करना पड़ेगा, प्रत्येक पार्ट्स को याद करना पड़ेगा कि 39 प्रश्न, 39 कै में क्या दे रखा है? सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान दे रखा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन मिलेगा। तो ये बात 39 कै में दे रखी है। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, कोई गरीब व्यक्ति है और कोई एडवोकेट हायर नहीं कर सकता, नी का मतलब न्याय प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से हो रहा है ना, निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 कै के माध्यम से मिलती है। इस शब्द को, इसको निःशुल्क विधिक सहायता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद कर लेना, निःशुल्क विधिक सहायता को नीति निर्देश तत्वों में कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 39 कै में जोड़ा गया। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अधूरा ज्ञान देते हैं लोग, आप केवल इस ट्रिक के माध्यम से पूरा ज्ञान मिलेगा। थोड़ा सा आपकी हेल्प मिल जाएगी ट्रिक से। आप ये मत सोचना कि ये ट्रिकें आपको पूर्णतः हल करवा देंगी। वो जो यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती हैं कुछ नहीं बताते। यहां मैं आपको नीति निर्देश तत्वों के बारे में हर एक आर्टिकल की पूर्णतः व्याख्या करूंगा। ध्यान दीजिए। अगला 39 कै, 39 कै भी दे रखा है इसमें, इसके तीनों चारों गै भी दे रखा है और घै भी दे रखा है और अड़ै भी दे रखा है। ये सभी पढ़ेंगे हम क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। 39 कै, ख, गै, घै, न कि जो क्लास यूट्यूब में नहीं पढ़ाती इसका मतलब बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, और मेरी क्लास में आपको सब मटेरियल मिलेगा। सुनिए आप बात। ख में क्या है? ख में भी न्याय की बात हो रही है। देखो न्याय कहां हो रहा है, क्या कह रहा है कि उत्पादन, जो उत्पादन के साधन है और उनके ऊपर नियंत्रण राज्य सरकार करेगी। यानी उत्पादन, अगर उत्पाद साधनों के ऊपर नियंत्रण होगा, भौतिक संसाधनों पर अगर नियंत्रण होगा तो बताओ फायदा प्रत्येक व्यक्ति को होगा नहीं होगा? अगर एक ही व्यक्ति के पास भौतिक संसाधन रहेंगे, स्वामित्व रहेगा, तो अन्य सभी व्यक्ति वंचित हो जाएंगे। इसलिए जहां कोई भी व्यक्ति वंचित होता है वहां न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए ख से किसको याद करोगे? खैस को याद करोगे कि यहां मतलब भौतिक संसाधनों उनके स्वामित्व पर राज्य सरकार इस प्रकार से नियंत्रण करे कि लोकहित, राष्ट्रहित की प्राप्ति हो सके। तो 39 ख में ये बात है, अच्छी तरह याद कर लेना इसको। आप थोड़ा सा मैं इसको क्लेरिफाई कर रहा हूं, आपको ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इस 39 ख को मैं मेरी अगली एक स्लाइड में आपको पूरी तरह समझा के बताता हूं। देखिए आप सुनिए फिर, हाँ ने, ये 39 ख है आपके सामने, सुनिए आप लोग। 39 ख में क्या दे रखा है? भौतिक स्वामित्व, भौतिक संसाधनों, भौतिक संसाधनों एवं स्वामित्व, एवं स्वामित्व पर इस प्रकार नियंत्रण करना। सरकार कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार इस प्रकार से नियंत्रण करे कि भौतिक संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर उनका समाज की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करे।
सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करे। ये बात राज्य से अपेक्षा की गई है, ऐसा राज्य करना चाहिए। राज्य करता है तो ठीक है, लेकिन इसको आप लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 37 में यह बात दे रखी है कि यह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 39 ख में हमने ये पढ़ा था। अब 39 ख के बाद मैंने बताया था 39 ग याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 39 ग क्यों याद करना है कि इसमें भी ये बताया गया है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों में यह बताया गया है कि भौतिक संसाधन और उत्पादन के संसाधनों पर, भौतिक संसाधन एवं उत्पादन के संसाधनों को केंद्रीकरण होने से रोकना है। संसाधन को केंद्रीकरण होने से रोकना है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाने से रोकना है। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास करे, किसी एक व्यक्ति के जाने हाथ में रोकने से प्रयास करे। तो इस प्रकार से भौतिक संसाधन प्लस से उत्पादन के साधन, प्लस से उत्पादन के, कोई भी फैक्ट्री लगा रखी है किसी ने, तो उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के पास अधिकार हो जाएगा तो बाकी सभी व्यक्ति वंचित हो जाएंगे, और जहां कोई भी वंचित होता है वहां न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए 39 आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया? न्याय के बारे में बताया गया। चलिए अब हमारा अगला 39 में ये हमने पढ़ा था, 39 का एक पॉइंट हो गया। ग के बाद में घ का मतलब देखिए, अब घ का मतलब यहां पे क्या बात दे रखी है? घरवाली का मतलब जो अपनी जितना वेतन पुरुष को मिलता है उतना ही वेतन किसको मिले? महिला को। सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सम्मान कार्य के लिए सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन। 39 घ को कैसे करोगे? घर में कौन होती है? महिला। पुरुष के अलावा महिला। जितना काम महिला को संख्या मिले उतनी ही पुरुष को मिलना चाहिए, जितनी पुरुष को मिले उतनी महिला को मिलनी चाहिए। ये सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन है। ये अधिनियम पारित करके आया था कब? ये भी सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम, इसको शामिल कब किया गया था? सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो याद कर लेना, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत ये 39 घ जोड़ा गया था। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि 39 घ में क्या मटेरियल है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। अगला देखिए आप लोग, अगला देखिए, घ के बाद मैंने 39 क्या बताया था? अड़े। 39 अड़े में क्या दे रखा है? 39 अड़े में दे रखा है कि राज्य किनके हितों की बात करें? जो भी श्रमिक है, श्रमिक चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुष और महिला श्रमिक पुरुष और महिला के स्वास्थ्य के विपरीत गतिविधियों पर रोक लगाए। विपरीत जो गतिविधियां जिनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उन कार्यों पर रोक लगाए। इसके चार, बच्चों की सुकुमार अवस्था का, बच्चों की सुकुमार यानी उनकी उम्र, जो बच्चों की जो खेलने की उम्र है उसको दुरुपयोग होने से रोके सरकार। यानी इनको दुरुपयोग होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कर दिया इसमें लागू करने के लिए? आपको पता होगा 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को, 0 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को किसी भी घरेलू उद्योग के अलावा माने कठिन जोखिम भरे कार्यों को नहीं करवाया जा सकता है। ये इसलिए इसके 39 अड़े के तहत इनके बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम पारित किया गया था 39 अड़े। इस प्रकार से 39 की आप 500 याद कर लेना। ये बाकी जो YouTube पे आपको जो बताते हैं ना छोटी छोटी ज्ञान ट्रिक के माध्यम से, वो सब लॉलीपॉप है, आपको एग्जाम पास नहीं करवा पाएंगे। मेरा ज्ञान आपको मतलब थोड़ी क्लास लंबी जरूर हो सकती है, आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से आपको मौलिक करते ये नीति निर्देश तत्व क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भी किसी भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको नीति निर्देश तत्वों से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अपनी अलग ट्रिक, अगली ट्रिक में क्या है? कान ने पंच। अब देखिए पंच, देखो कान ने पंच, पंच का मतलब, अब देखो लगातार चल रहे हैं अपने, कान ने पंच, पंच का मतलब 40वां अनुच्छेद, पंच का मतलब पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में?
40 में। ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी चाहता था कि गांव, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, भारत की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। जब तक गांव में स्थानीय स्वशासन की स्थापना नहीं होगी तब तक एक असली लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। यानी जिस लोकतंत्र की मैं कल्पना कर रहा हूं, जिस लोकतंत्र को मैंने मेरे जीवनी में लिखा है, वैसा लोकतंत्र तभी संभव हो सकता है जब गांव में पंचायतों का गठन हो जाएगा। तो सरकार ने नीति निर्देशों में इसका समावेश किया गया, लेकिन उसमें भारत की अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दे। लेकिन सने सने आपको पता होगा 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। ये इसी गांधी जी के 40वें सपने को, अनुच्छेद 40 के सपने को पूरा करने के लिए किया गया था। 41, इस सह का मतलब, इस सह से क्या याद करोगे? 41वां अनुच्छेद, सह से मतलब या शिक्षा, आदमी जितनी योग्यता हासिल करता है उस योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिले, सेवा मिले। सह से सेवा, सह से शिक्षा, यानी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलो। अब आप कह दोगे साहब मैं तो बीए बीएड हूं या कोई भी डिग्री आपने हासिल कर रखी है तो आप मेरे को मास्टर बना दो। लेकिन इस अनुच्छेद की सहायता पे 41 के तहत कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या मान लेगा? नहीं मानेगा। क्यों? मैंने क्या कहा था? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। इनको लेकर आप न्यायालय में शरण ले ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो आपका ये प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए से मतलब योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार मिले। तो इसके लिए जरूरी नहीं, प्रयास करे राज्य, ये बात है कि योग्यता के अनुसार रोजगार देने का राज्य प्रयास करे। से सेवा, शिक्षा के अनुसार, शिक्षा का मतलब जो योग्यता हासिल की उसके अनुसार। ठीक है, ये 41 में। 42 प्रश्न से प्र से याद कर लेना, प्रसूति सहायता। क्या? प्रसूति सहायता यानी महिलाओं के लिए, प्रसूति सहायताओं के लिए कुछ उपबंध लागू करे। तो बताओ इसके तहत सरकार ने किया नहीं किया? महिलाओं को देखो, गर्भवती महिलाओं को जो सरकारी नौकरी सेवा में करती हैं उनके लिए 365 दिन की छुट्टियां, 180 दिन की छुट्टियां एक कर दी है, 730 दिन की छुट्टियां राजस्थान सरकार के द्वारा और दे दी गई हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए अनेक जननी सुरक्षा योजनाएं, मातृ पोषण योजनाएं, मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजनाएं, अनेक इनसे संबंधित योजनाएं चल रही हैं। वो आर्टिकल 42 के तहत काम हो रहा है। तो याद कर लेना, प्रश्न से प्र से प्रसूति सहायता, तो ये आराम से याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, कान्य पद से प्रश्न ना कर, कहां से? कल्याणकारी राज्य। 38 में न्याय से न्याय, 5 प्रकार का न्याय मैंने बता दिया। पंच से मतलब पंचायतों का गठन। से मतलब शिक्षा, योग्यता के अनुसार लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले। और इसके बाद में प्र से मतलब प्रसूति सहायता। और आगे चलते हैं, चलिए आगे। नागकर का मतलब यहां कौन से? 42 में आ गए, 43 में पूछ गए। आर्टिकल कौन सा है? 43। नागकर का मतलब होता है नौकर। नौकर का मतलब होता है मजदूर। क्या होता है? मजदूर यानी कर्मकार, काम करने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोटा मत समझो। ये आर्टिकल 43 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ अमेंडमेंट सहित हम याद करेंगे। अगर इतने से ही पढ़ाया जाता तो आराम से मैं आपको यहीं से खाती। लेकिन इसके कौन कौन से आर्टिकल मोस्ट हैं, क्या इसमें मोस्ट सामग्री है, वो ध्यान दीजिए आप एक बार। नौकर का मतलब मजदूर, कर्मकारों के जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ प्रबंधन करे सरकार। क्या करे? उनको, कर्मकारों मजदूरों को जीवन निर्वाह करने के लिए प्रबंध करे। क्या करे सरकार? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे ताकि जो मजदूर है, कर्मकार है, नौकर है, वो अपना रोजगार पा सके। ये 43 में लिख रखा था। और ये भी गांधी जी का सपना था, क्योंकि गांधी जी चाहता था कि अधिकांश आबादी कहां रहती है? गांव में। गांव के लोगों का रोजगार का साधन क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों को राज्य सरकार क्या करे? लगातार प्रोत्साहित करे ताकि वहां लोगों को रोजगार मिल सके। ये तो कर दिया 43 में। लेकिन अब दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, 43 क और 43 ख। मैं दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए। ये कब जोड़ा गया था? 43 क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
सुनिए आप क्या चीज थी इसमें, मटेरियल सुनिए, मेन बात है इसमें मटेरियल क्या था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। क्या बात जोड़ी गई थी? आपने देखा होगा जो फैक्ट्री होती हैं, जो कारखाने होते हैं, जो मिलें होती हैं, उनमें मजदूर काम करते हैं नहीं करते? करते हैं सर, करते हैं। तो फिर इन मजदूरों में काम करने वाले, बताओ उन मजदूरों का हित होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सब होना चाहिए। तो आना चाहिए। तो क्या किया, क्योंकि मजदूर फैक्ट्री में जो भी निर्णय लिए जाते हैं ना फैक्ट्री में, कि किससे क्या काम करवाना है, कितने घंटे काम करवाना है, वो निर्णय कौन लेती है? प्रबंधन। कौन लेता है? प्रबंधन। तो प्रबंधन भाग लेगा। प्रबंधन में कौन बैठे? एसी में बैठे हुए लोग हैं। यहाँ कौन बैठे हुए? एसी में बैठे हुए लोग हैं। और एसी में बैठे हुए लोग कभी भी गरीबों के हित की बात नहीं करेंगे, केवल अपने हित की बात करेंगे कि एसी की हमें कैसे कैसे ठंडी हवा मिले। एसी की हवा खाने वाले तो बताओ कभी मजदूरों के हित की बात सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। सरकार ने क्या कहा कि फैक्ट्री, उद्योग, कारखाने, इनके जो प्रबंधन में है ना, उनमें मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाइए। प्रबंधन जब भी निर्णय ले उनमें मजदूरों का सदस्य शामिल होना चाहिए। ये 43 कै में जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। 43 प्रबंधन में मतलब कर्मकारों ओब्लिक मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ताकि ये जो मजदूर यहां अगर बैठ के कोई निर्णय लेंगे तो अपने हितों की बात करेंगे। जैसे मान लो यहां निर्णय लिया जाता है 12 घंटे काम करेंगे, ये कहेगा नहीं 8 घंटे काम करवाओ हमें। 8 घंटे काम कराने के बीच में 4 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक दो, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। तो इनकी बात सुनी जाएगी। या तो 43 कै में किसको याद करना है? 43 कै में आपको याद करना है कि प्रबंधन में, यानी कारखानों ओब्लिक फैक्ट्रियों ओब्लिक कंपनियों में, कंपनियों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ये बात है, ये बता रखे 43 कै में। 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद आती है 43 कै। 43 कै में क्या इंपॉर्टेंट है, आगे मैं पन्ना खोल के बताता हूं आपको। एक बार देखिए आप लोग, मैं इसको बताता हूं आपको। 43 कै इंपॉर्टेंट है बहुत। ये 43 कै जितने भी नई चीज कुछ जोड़े जाते हैं ना संविधान में, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट जरूर होता है। तो अमेंडमेंट कौन सा हुआ? 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011। इस 11 के तहत क्या जोड़ा गया? 43 कै जोड़ा गया। और किसकी स्थापना की गई? सहकारी समितियों का प्रबंधन किया गया। सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, इस बारे में बताया गया था 43 कै में। अच्छी तरह याद कर लेना, कौन से संविधान संशोधन द्वारा 43 नीति निर्देशों में सहकारी समितियों को शामिल किया गया? तो 97वें संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में किया गया? तो 43 कै में किया गया। कब किया गया? 2011 में किया गया। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए आप आगे पीछे चलिए आप। पर्सन नाकर, है ना? 43 कंप्लीट हो गया। अब नाकर से आ गया नौकर, नौकर से आ गया मजदूर, मजदूर का मतलब कर्मकार, कर्मकार का मतलब मजदूरों को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ताकि लोगों को मजदूरी मिल सके। इसमें 43 कै और कै जोड़ा गया। 43 कै कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और 43 कै कब जोड़ा गया? कारखाने और फैक्ट्रियों में। हाँ, इसके तहत क्या किया गया? 43 कै में क्या जोड़ा? कारखाने और फैक्ट्रियों में कंपनी के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। 43 कै में सहकारी समितियों की स्थापना की गई। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे अब आगे 43 के बाद में सह। अब देख 43 के बाद में सह दे रखा है ना, सह देखिए आप। इस सह का मतलब क्या है? इस सह का मतलब 44 है। और 44 में दोनों अक्षर क्या है? दोनों अक्षर समान है। तो समान से सम्मान नागरिक संहिता। इस सह का मतलब है सम्मान नागरिक संहिता। सम्मान नागरिक संहिता क्या चीज है? सम्मान नागरिक संहिता सुनिए एक बार, सभी लोग सुनिए। सम्मान नागरिक संहिता है क्या चीज? आपको पता होगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि जब भी उचित वक्त आए भारत सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करे। समान नागरिक संहिता में आती हैं विवाह, तलाक, वसीयतनामा और उत्तराधिकार। उत्तराधिकार ये आते हैं कि क्योंकि अलग अलग धर्मों में विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, वसीयतनामा संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी अलग अलग प्रावधान है होने, इसलिए न्यायपालिका को इनसे संबंधित मामलों पर निर्णय देते समय कठिनाई महसूस होती है। लेकिन उस समय हमारे देश में धार्मिक आधार पर देश बंटा था, उसमें देश की सामाजिक ढांचा बहुत ज्यादा खराब था। उस समय हम समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कर पाए। समान नागरिक संबंध सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना इससे संबंधित है। लेकिन अब ऐसी समय आ गया है कि भारत सरकार लगातार इस मुद्दे पर कई संगठनों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि इस मुद्दे को सलटाया, समान नागरिक संहिता को लागू करवाया जाए। तो वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि विवाह, तलाक और वसीयतनामा और उत्तराधिकार चारों शब्द याद कर लेना आप अच्छी तरह, क्योंकि ये चारों शब्दों के मामले में अलग अलग धर्मों में अलग अलग विचार है। अगला सी का मतलब होता है शिक्षा। सी का मतलब होता है शिक्षा। इस सी से शिक्षा याद कर लेना। चलिए मैं आपको बता देता हूं शिक्षा को कैसे याद करोगे। समान नागरिक संहिता क्लियर। अब सी का मतलब शिक्षा, आर्टिकल 45 लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काने पन से पसन ना कर, ससी जाप करुणा सर से करना शांति होगी। ये जीवे में याद हो जाएगा। इस सी का मतलब होता है शिक्षा। यानी सरकार क्या करे, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान करे। इसके लिए सरकार प्रयास करे 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए। ये बात इसमें दे रखी थी, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने इसको लागू करने के लिए आपको बताया 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को क्या कर दिया, 0 से 14 वर्ष तक का लिखा रखा था इसमें, 0 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा संबंधी प्रावधान करे भारत सरकार। ये 45 में दे रखा था 0 से 45, 0 से 14 वर्ष तक। लेकिन इसमें से आपको पता होगा 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए सरकार ने यहां से हटाकर प्रतिस्थापित कर दिया 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा पाने का क्या बन गया, वे अधिकार बन गया। इसका वर्णन 21 कै में है। तो बस कौन सा गया फिर शिक्षा में, तो 0 से 6 वर्ष तक के बालिका, इनके लिए शैक्षिक प्रबंधन करे, इनके लिए देखभाल का प्रबंधन करे। सरकार ने 45 को लागू करने के लिए क्या कर रही है, आंगनबाड़ियों की स्थापना कर रही है। तो ये आंगनबाड़ी यानी शिक्षा संबंधी प्रावधान है 45 में। और जा से किसको याद करोगे, जा से 45 में 46 नंबर आता है। जा से जाति, जाति का मतलब SC ST और दुर्बल वर्ग, SC ST और दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग याद करना यहाँ पे, दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग के लिए शैक्षिक और आर्थिक सहायता प्रदान करे। शिक्षा से संबंधित सहायता भी करे, शैक्षिक और आर्थिक सहायता प्रदान करे, शैक्षिक और आर्थिक सहायता प्रदान करे। ये दे रखा आर्टिकल 46 में। अब 47 में किसके बारे में, पैसे पोषण। किसको याद करोगे, पैसे पोषण, यानी लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाई। ये 47 में दे रखा है पैसे पोषण, यानी राज्य सरकार लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाई। और राजस्थान भारत सरकार के द्वारा जो मिड डे मील कार्यक्रम चल रहा है, मिड डे मील कार्यक्रम, ये मिड डे मील कार्यक्रम आर्टिकल 47 की लागू करने के लिए चल रहा है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इसके माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, पौष्टिक भोजन दिया जाता है। 7 दिन में 6 दिन में 6 मेनू अलग अलग दिन होते हैं, इसलिए पौष्टिक भोजन आर्टिकल 47 के तहत मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब आगे चलिए आप, करुणा कैसे याद करना, 2 शब्द, कैसे कृषि और कैसे कृषि के साथ क्या जुड़ता है, पशुपालन, है ना। क्योंकि उस समय भारत में कृषि और पशुपालन का क्या करे सरकार, लगातार आधुनिकीकरण करने का प्रयास करे, आधुनिकीकरण करने का प्रयास करे, इसके लिए प्रयास करे। यह आर्टिकल कौन से दे रखा है, 47 के बाद किसका नंबर आता है, 48 का। कृषि आ गया, आप देखो कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, गोवध निषेध की बात भी कही है, इसलिए गोवध के लिए आप जा नहीं सकते। कहा क्यों नहीं, कहते हैं गोवध क्या निषेध घोषित किया गया इसमें आर्टिकल 48 में। लेकिन बताया था ना मैंने आपको, इस आर्टिकल को लेकर आप संविधान में नहीं जा सकते।
वन, सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायपालिका इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाएगी क्योंकि ये विवाद योग्य नहीं है। लेकिन दे रखा है इसमें ऐसा, ऋणा, करुणा, पर्यावरण, ये दो शब्द 48 कै से जोड़े गए थे। 48 कै इंपोर्टेंट तरीके से याद कर लेना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 48 कै में कुछ चीजें जोड़ी गई थी। 1976 में, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से। एक था बताया था वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। एक क्या बताया था? पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण बड़ा वैश्विक स्तर का मुद्दा है, इसको भी संरक्षित किया जाए। ये आर्टिकल 48 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखो ये याद हो गया आराम से, आप आराम से याद कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा दिमाग दीजिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस प्रकार से हमने 48 को पढ़ लिया। अब 48 सर से, इसका मतलब साथ साथ सर से साथ याद करना पूरा। 49 में सर का मतलब स्मारक है ना, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों का संरक्षण करना। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 49 में। तो सर से स्मारक है, सर स्मारक है, सर स्मारक है, स्मारक याद कर लेना। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों का संरक्षण करना आर्टिकल 49 के तहत, आर्टिकल 49 के तहत। इसके बाद करना, अब 49 के बाद में ये स्मारक आ गया, इसका मतलब आ गया स्मारक। 49 में क्या दे रखा है देखिए आप, एक बार इसको मिटा देता हूं। 49 का मतलब इसके बाद 50 है। 50 का मतलब कोई चीज क्या होती है? 50-50, 50-50, आधा आधा। यानी कार्यपालिका अपने तरीके से काम करे और न्यायपालिका अपने तरीके से। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है, पृथक्करण किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 50 के तहत। 50 में कोई चीज, किसी चीज को 100 को आधा आधा बांटना। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है। करना से कैसे कार्यपालिका, न्याय से न्यायपालिका। शांति होगी 50 के बाद में कौन सा है? 51। देखो यही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारा एक स्लोगन था, भारतीय संस्कृति का स्लोगन था वसुदेव कुटुंबकम, यानी हम केवल अपनी शांति की बात नहीं करते, हम वैश्विक शांति की बात करते हैं। इसलिए यहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जाए। आर्टिकल कौन से में दे रखा है? 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जाए। देखो ये आर्टिकल कौन से में दे रखा है? 51 में। तो आप इसको ट्रिक को कैसे याद करोगे? कानेपन से प्रसन्न ना करे, शशि जाप करुणा सर से करना शांति होगी। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के वाले सभी।